आप बताइए, पूरी घटना सुनने के बाद में हरमनप्रीत का जो बिहेवियर था सही था या गलत था? हुआ क्या? देखो, मैच था वुमेन क्रिकेट टीम का, इंडिया और बांग्लादेश की। मैच के दौरान आरोप लगे कि अंपायर्स ने गलत डिसीजन लिए। इवन कैप्टन हरमनप्रीत कौर को गलत ढंग से आउट दिया गया, इनका आरोप है। इन्होंने गुस्से में विकेट पे बैट मार दिया। इवन जो क्राउड था उसको भी बुरा भला कहा। बाद में जब मैच खत्म होने के बाद सेरेमनी हुई, उसमें भी खराब अंपायरिंग को दोष दिया गया। और उससे भी ज़्यादा, जब देखो ट्रॉफी दी जा रही थी, उस समय भी बांग्लादेश की कैप्टन को बोला कि अंपायर्स को भी यहाँ पे बुला लीजिए, उन्होंने आपका साथ दिया। तो देखो, ये जो बिहेवियर था हरमनप्रीत कौर का, इसको क्रिकेट से जुड़े जो जानकार हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या एथिकल वैल्यूज़ इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हैं? कुछ कुछ तो देखो सेम है, टोटल नो पॉइंट्स नहीं है, कुछ कुछ सेम है। सबसे पहले लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स। देखो, उन्होंने गुस्से में विकेट पे बैट मार दिया, ये स्पोर्ट्समैनशिप को शो नहीं करता है। आप ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की इसमें क्या गलती? आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि स्पोर्ट्समैनशिप का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप बाकी प्लेयर्स जो दूसरे आपके ओपोनेंट्स हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करोगे। नेक्स्ट, रोल मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हरमनप्रीत कौर लाखों प्लेयर्स के लिए, लाखों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। जब वो इस प्रकार से बिहेव करेंगी तो क्या संदेश जाएगा? नेक्स्ट, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द गेम। उन्होंने इवन क्राउड को बुरा भला कहा, खुलेआम अंपायर्स को क्रिटिसाइज किया, जबकि देखो रूल्स ये कहते हैं अंपायरिंग गलत भी होती है तो आप पब्लिकली अंपायर्स को इस प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। समझ गए? वो क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमारे सिलेबस में भी टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, किस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स को मुश्किल भरी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। वैसा ही इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए था हरमनप्रीत कौर को। और उनके बिहेवियर से देखो सोशल हार्मनी पर भी इंपैक्ट पड़ता है, नफरत पैदा होती है बांग्लादेश और इंडिया की क्रिकेट के फैंस के बीच में। गलत है। वो देखो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं उस जगह पे, तो भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बहुत बढ़िया ढंग से अपने आप को, उसका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए ताकि देश की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। लेकिन उन्होंने अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। वो नेशनल प्राइड है, लेकिन वही बात, उन्होंने अच्छे ढंग से बिहेवियर शो नहीं किया। अब इसके बाद डेट है आज की 27 जुलाई 2023 और डिस्कशन में आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी का ज़बरदस्त आर्टिकल है, हमारे देश के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या इकोनॉमी खतरे में है? सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कारगिल वार से संबंधित आर्टिकल है। वुमेन कमीशंस जिसके पास शिकायतें आती हैं लेकिन वुमेन कमीशंस एक्शन नहीं लेते, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स से गुजरती हैं ये वुमेन कमीशंस, सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एथिकल डेफिनेशन, क्वेश्चन आंसर पुराना प्रीवियस ईयर का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी फिलहाल ना इकोनॉमी के कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे 2020-21 में उस समय महामारी आई थी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ के हो गया 13.3% और पब्लिक डेप्ट बढ़ के हो गया 89.6%। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप फॉर्मूला देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। मान लीजिए सरकार ने खर्चा कर दिया $1200 बिलियन का, लेकिन रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हुआ सिर्फ $1000 बिलियन। तो $1200 बिलियन माइनस $1000 बिलियन इज इक्वल टू $200 बिलियन इज योर फिस्कल डेफिसिट। आगे बढ़े उससे पहले पब्लिक डेट के बेसिक्स भी आप जान ही लीजिए। पब्लिक डेट क्या होता है? सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसे पब्लिक डेट कहते हैं और इसे देखो जीडीपी की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, आमतौर पे शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जीडीपी है 100 रुपये और किसी सरकार को 80 रुपये कर्ज देना है तो बोलेंगे 80% ऑफ जीडीपी अभी पब्लिक डेट है, ऐसे शो करते हैं। जैसे देखो पिछली स्लाइड देखिए, हमने पिछली स्लाइड में ये देखा फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया लेकिन रेवेन्यू कम था। $200 बिलियन अब सरकार कहां से लाएगी? $200 बिलियन जो ज्यादा खर्चा सरकार ने कर दिया, ये कहां से सरकार लाएगी? इसके लिए सरकार ना उधार लेगी, बोरो करेगी ये पैसा।
अब सरकार ना दो तरीकों से बोरो करती है, एक होता है इंटरनल डेब्ट, एक होता है एक्सटर्नल डेट। मान लीजिए सरकार, भारत की सरकार देश के अंदर ही बैंकों से या किसी दूसरे सोर्स से बोरो कर लेती है, तो वो होता है इंटरनल डेट। एक होता है एक्सटर्नल डेट, मतलब सरकार किसी दूसरे देश से या फिर दूसरे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से पैसा उधार ले लेती है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो होता है एक्सटर्नल डेट। बेसिक्स क्लियर? अब मुद्दे की बात करते हैं। महामारी आई 2020-21 में, उस समय फिस्कल डेफिसिट हो गया था 13.3%, पब्लिक डेट हो गया था 89.6% ऑफ जीडीपी। महामारी धीरे धीरे कम हुई तो डेफिसिट कम होके हो गया 8.9% और डेट कम होके हो गया 85.7%, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर सरकार के ऊपर जो कर्ज है, मान लीजिए सरकार वो कर्ज ना चुका पाए, या फिर जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट सरकार ना चुका पाए, तो होगा क्या? देखो, इसका परिणाम ये निकलेगा, सबसे पहले तो उस देश की इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई, जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी हाल ही में डिफॉल्ट कर गई थी। ऐसी सिचुएशन में ना इन्वेस्टर्स का भरोसा काफ़ी कम हो जाता है उस देश की इकोनॉमी में। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उस देश की इकोनॉमी की रेटिंग गिरा देती हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो जाती है, सरकार को मजबूरी में टैक्स रेज करने पड़ते हैं ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, सरकार को अपना खर्चा कम करना पड़ता है पैसा बचाने के लिए, जैसे पाकिस्तान की सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। इन्वेस्टर्स कम आए, फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर गई, टैक्स इंक्रीज हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में ना रिसेशन आ जाता है। फिर उस देश को मजबूरी में आईएमएफ जैसी संस्थाओं के पास जाना पड़ता है कि हमारी हेल्प कर दीजिए, इकोनॉमी बहुत बेकार सिचुएशन में है, जैसे पाकिस्तान बार बार जा रहा है। फिर उस देश का डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर किया जाता है, कोई बात नहीं भैया, हम आपको टाइम देते हैं, आप बाद में अपना इंटरेस्ट दे दीजिएगा, समय हम थोड़ा ज़्यादा दे देंगे आपको। इस प्रकार से डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर किया जाता है। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई जब कोई देश अपना कर्ज नहीं चुका पाता है। समझ गए? अब देखो, राइटर ये कहते हैं, हमारे देश में ना अभी फिलहाल मीडियम टर्म में ना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि सरकार ये कर्ज नहीं चुका पाएगी। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, ऐसा राइटर क्यों कहते हैं? राइटर इन रीजंस की वजह से कहते हैं। एक तो देखो, हमारे देश में ना हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी, तेजी से ग्रो करेगी तो सरकार के पास में रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होगा। दूसरा, इंडिया के पास एक बड़ा पूल है सेविंग का, सेविंग रेट इंडिया में ज़्यादा है, और वैसे इंडिया की कमिटमेंट भी है फिस्कल कंसोलिडेशन की, मतलब एफआरबीएम एक्ट है जिसमें बोला गया है कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेगी। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि डेट जो है हमारे देश में फर्दर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम ही होगा, और देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो ये कर्ज कम होता जाएगा। लेकिन देखो, अगर ये सब चीज़ें हो गई ना, तो फिर इंडिया की इकोनॉमी को दिक्कत है। मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी ना, फिर सरकार के लिए ना कर्ज लेना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, सरकार को महंगा लोन मिलेगा, फिर तो सरकार फिस्कल डेफिसिट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। और सबसे लास्ट में मान लीजिए रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो जाए बहुत ज़्यादा डॉलर के मुकाबले में, तो भी फिर सरकार को ज़्यादा कर्ज चुकाना पड़ेगा क्योंकि रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो गई है। अगर ये तीनों फैक्टर्स ज़्यादा हावी रहे ना, तो फिर इंडिया की इकोनॉमी को दिक्कत है, फिर डेट की जो सस्टेनेबिलिटी है ना वो खतरे में है। हालांकि ये तीनों फैक्टर्स अभी उतने हावी नहीं है, नीचे वाले फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब मीडियम टर्म में ऐसी कोई दिक्कत इंडिया को है नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी भी पाकिस्तान या फिर श्रीलंका की तरह कोलैप्स कर जाए या फिर खतरे में आ जाए। राइटर कहते हैं मैं मानता हूं कि अभी इंडिया की इकोनॉमी को एज सच श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा खतरा नहीं है, बट देखो कर्ज देश की इकोनॉमी पर, देश की सरकार पर इतना ज़्यादा है, उसके और भी नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या? पहली चीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो देखो इतना सारा कर्ज आपने ले रखा है, 85% ऑफ जीडीपी, उस पर आप ब्याज तो भरते हो ना। अभी ना
सरकार जितना इंटरेस्ट पेमेंट भरती है ना, इंटरेस्ट पे करती है पुराना जितना कर्ज लिया हुआ है उस पर, वो जानते हो कितना है? आप ये देखिए, समझ जाओगे। मान लीजिए देश की टोटल जीडीपी 1 लाख है अभी आज के समय में, तो 5,000 रुपए तो सरकार पहले जो कर्ज लिया हुआ है ना उसके इंटरेस्ट पे दे देती है। और देश में, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा पैसा है ये। देश में एजुकेशन और हेल्थ पे जितना खर्चा होता है ना, दोनों को मिला लो ना, ऑलमोस्ट उतना इंटरेस्ट सरकार दे देती है पहले जितना कर्ज लिया हुआ है उस पर। अगर मान लीजिए यही 5,000 आपको पुराने कर्ज के इंटरेस्ट के तौर पे ना देना पड़ता, तो इस पैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते, आप हॉस्पिटल्स बनवाते, स्कूल बनवाते, लेकिन नहीं। पहले की सरकारों ने कर्ज लिया, उसकी कीमत हमारी जनरेशन चुका रही है इंटरेस्ट पे करके, और आज हम जो कर्ज ले रहे हैं उसकी कीमत आने वाली जनरेशंस चुकाएंगी इंटरेस्ट पे करके। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, मतलब सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है और रेवेन्यू कम है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को ना मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। अब देखो, मार्केट में जो पैसा अवेलेबल है ना लैंडिंग के लिए, अगर सरकार ही ज्यादातर पैसा बोरो कर लेगी, उधार ले लेगी, तो प्राइवेट कंपनीज उधार नहीं ले सकेंगी, क्योंकि जब वो उधार लेने के लिए जाएंगी मार्केट में, कोई उधार देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि जो तैयार थे उन्होंने तो गवर्नमेंट को उधार दे दिया। प्राइवेट कंपनीज अब उधारी ले नहीं पा रही हैं। अब प्राइवेट कंपनीज अगर उधार नहीं लेंगी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड नहीं करेंगी। ये बड़ी दिक्कत है, इससे इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो राज्य है ना, पंजाब, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये बड़ी चिंता की बात है इन राज्यों की सिचुएशन। पंजाब में डेट टू जीडीपी रेशो है 48.9%, वेस्ट बंगाल में 37.6%, राजस्थान में 35.4%, केरला में 33%। इन राज्यों ने बहुत बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। अच्छा, आप एक और चीज देखिए। मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ज्यादा है, सरकार के ऊपर कर्ज ऑलरेडी ज्यादा है, भगवान ना करे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा आ जाए जिससे इकोनॉमी को शॉक लग जाए। समझ गए? शॉक लगना समझते हो ना? ऐसी सिचुएशन जैसे लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ ठप, सारी एक्टिविटीज ठप। तो ऐसी सिचुएशन मान लीजिए आ गई जब इकोनॉमी को शॉक लग गया। फॉर एग्जांपल 2008 में जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वैसे आ गए, तब तो सरकार के पास स्कोप ही नहीं बचेगा रिएक्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सिचुएशन इतनी खराब है, ऊपर से इकोनॉमिक शॉक आ गया तो आप रिएक्ट ही नहीं कर सकोगे, आपके पास स्कोप ही नहीं है रिएक्ट करने का। इसके बाद राइटर बोलते हैं 15वें फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था सरकार 2025-26 तक अपना जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60% तक लेके आए। हालांकि देखो अभी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोविड से पहले भी डेट टू जीडीपी रेशियो ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 74.3% हो गया था, और बाद में तो कोविड आ गया। जितना कर्ज अभी हमारे देश के ऊपर है ना, उसके हिसाब से देखो देश का हर एक नागरिक 1,64,000 रुपए का कर्जदार है। समझ रहे हो? अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो हर एक पर्सन के ऊपर इतना कर्ज है। लास्ट में अब राइटर जो है इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं कि सरकार को देखो फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना होगा। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब आप टैक्स वगैरह इंक्रीज करो, अपने खर्चे कम करो और फिस्कल डेफिसिट कम करो। अच्छी बात यह है कि पिछले 6 सालों में अब जीएसटी अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गया है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है टैक्स कलेक्ट करने में। जीएसटी और इनकम टैक्स का डेटा इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो और ज़्यादा लोग अब टैक्स पे करेंगे। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 1.5% से लेके 2% ऑफ जीडीपी बढ़ने वाली है। लेकिन देखो अभी भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे ऐसे काम करती हैं जो उन्हें मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, बट अभी भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स पीएसयू चला रही हैं जो लॉस में चल रही हैं। जैसे बीएसएनएल देख लीजिए, सरकार अभी भी बीएसएनएल पे पैसे खर्च कर रही है। देखो आम भाषा में ना, पॉलिटिक्स में आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया,
लेकिन देखो लॉजिकली अगर बात करें ना, वो तो चलो आम जनता को बोलने के लिए बातें होती हैं, लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो बीएसएनएल सरकार चला ही क्यों रही है? बीएसएनएल इतना घाटे में चल रहा है, सरकार से नहीं चल रहा है बीएसएनएल। घाटा भरने के लिए सरकार अपनी जेब से पैसा देती है, और वो पैसा आप ही का तो होता है। आप जीएसटी पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, वो पैसा जाता है बीएसएनएल के घाटे को भरने के लिए, जबकि नहीं चल रहा है सरकार से। आप तो ये चाहोगे ना कि आपका पैसा अच्छी जगह इस्तेमाल हो, लेकिन नहीं, सरकार अभी भी बीएसएनएल चला रही है। राइटर कहते हैं बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो अभी रिडंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार फिल किया जा रहा है, उन एम्प्लॉयज का कोई काम नहीं है। इतनी सारी चीज़ों पे सरकार सब्सिडी दे देती है, इससे रिसोर्सेज का डिस्टोर्शन हो जाता है। जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे दी, पानी पे सब्सिडी दे दी, तो ना लोग फिर इन चीज़ों का ना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, रिसोर्सेज का डिस्टोर्शन हो जाता है। अगर सरकार हेल्प करना ही चाहती है ना जनता की, तो सीधा कैश ट्रांसफर करे, इससे कम से कम रिसोर्सेज का डिस्टोर्शन नहीं होगा, ऐसा राइटर का मानना है। और सबसे लास्ट में एफआरबीएम जो एक्ट है फिजिकल सिचुएशन ठीक करने के लिए, एफआरबीएम एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनका पालन सरकार सख्ताई से करे, ताकि हमारे देश की सिचुएशन खराब ना हो इकोनॉमी की। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इकोनॉमी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में वुमेन कमीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में जो वुमेन कमीशंस गठित किए गए थे ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ गठित किए गए थे कि ये वुमेन कमीशंस महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अब अगर हम एनालाइज करें वुमेन कमीशंस की क्या परफॉर्मेंस रही, तो ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं सामने आएंगे। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठे। मणिपुर में जो घटना सामने आई ना, उसमें विक्टिम्स ने बताया कि उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास पिटीशन डाली थी, रेप से संबंधित घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन समय रहते नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब वीडियो सामने आई पूरे देश के सामने, तब जाके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जागा। बाद में अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है वो मणिपुर में भी गई इन घटनाओं की जांच करने के लिए। देखो एक बार ना एक बच्ची ने मुझे मेल किया था, तो मैंने भी उसकी तरफ से पिटीशन डाली थी। जो दिल्ली वुमेन कमीशन है वहाँ पर भी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वहाँ पर भी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स आया नहीं, उसका दोबारा रिमाइंडर भी डाला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में उस बच्चे की तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों महिलाएं ऐसी होंगी जो अपनी पिटीशन डालती होंगी, बट ये जो वुमेन कमीशंस हैं जवाब नहीं देती। ये जो मीडिया में केस हाईलाइट हो जाते हैं ना, शायद उनका ही जवाब देते हैं। आप बताइए, आप में से अगर किसी ने इन कमीशंस के पास पिटीशन डाली है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट है 1990 का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। मकसद था महिलाओं के अधिकारों को प्रमोट करना, महिलाओं के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना यानी बचाना। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में नेशनल लेवल पे जो वुमेन इश्यूज को एड्रेस करती हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वुमेन कमीशन को गठित करने के, वुमेन के अधिकारों को सेफगार्ड करना यानी बचाना, महिलाओं को एम्पावर करना। देखो ये मैं आपको सब हेडिंग्स बता रहा हूँ और आप आसानी से सब हेडिंग्स को एक्सपेंड करके पॉइंट लिख सकते हो। इसमें कोई कंसेप्ट जैसा नहीं है कि डिटेल से हम ये डिस्कस करें, इतने मेच्योर आप सब लोग हो, सिंपल पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग को एक्सपेंड आप कर सकते हो। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है उसे ख़त्म करना, मतलब वुमेन के नाम पे वायलेंस को ख़त्म करना। एडवोकेसी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब सरकार में जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा जाए, ये चीज़ इंश्योर करना। अवेयरनेस फैलाना वुमेन राइट्स के बारे में, ये सारे फंक्शंस हैं। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई वायलेंस हुआ है किसी केस में महिलाओं के साथ में, या फिर सरकार की जो पॉलिसी है वो महिलाओं के अगेंस्ट है, तो इन सब चीज़ों में इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये काम है। पब्लिक हियरिंग करती हैं वुमेन कमीशंस और फिर सरकार को रिकमेंडेशंस भी देती हैं कि आप ऐसे पॉलिसी चेंज कीजिए, ये बदलाव लेके आइए। ये है रिव्यूइंग लेजिस्लेशन, जो ऑलरेडी कानून है उनको भी रिव्यू किया जाता है वुमेन कमीशंस के द्वारा और सरकार को बताया जाता है ये कानून अच्छे नहीं है महिलाओं के लिए,
नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अलग अलग एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करते हैं ये वुमेन कमीशंस, ताकि रीच जो है वो बढ़ाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, कंटिन्यूसली ये सरकार की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती रहती हैं। सेम ही पॉइंट है। अब चैलेंजेस की बात कीजिए, ये वुमेन कमीशंस क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इनएडिक्वेट रिसोर्स, देखो जवाब नहीं आता इन वुमेन कमीशन से, मुझे लगता है कि शायद ना इनके पास उतना रिसोर्स नहीं होता होगा। मतलब हो सकता है कि इनके पास ना मेल या कॉल ज़्यादा आते हों लेकिन स्टाफ बहुत कम हो, इसलिए बहुत सारे केस इनसे छूट जाते होंगे, ऐसा लगता है मुझे। रिसोर्स नहीं है, इनएडिक्वेट रिसोर्स हैं, पैसा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अथॉरिटी, कुछ केसेस में ना वुमेन कमीशंस के पास में उतनी अथॉरिटी या फिर ऑटोनमी नहीं होती कि वो अपने रिकमेंडेशंस या फिर डिसीजंस को इन्फोर्स करवा सकें। कई बार ये रिकमेंडेशंस देती हैं सरकार को ये बॉडीज, लेकिन कोई उस पर कोई एक्शन नहीं होता। सरकार की टेबल्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में धूल खाती रहती हैं इनकी रिकमेंडेशंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आमतौर पे होता क्या है, वुमेन कमीशंस में ना अपने ही पार्टी के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। हर पार्टी ऐसा करती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को अपॉइंट करके रखा है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। बीजेपी ने ऐसा कर रखा है नेशनल लेवल पे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ना अपने ही बंदों को वुमेन कमीशन के पद पे अपॉइंट कर देती है। इनसफिशिएंट अवेयरनेस, अब दूर दराज के गांव में तो अवेयरनेस भी नहीं है, ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है जिस पर हम जाके अपना प्रॉब्लम बता सकें। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा, कई बार ना महिलाएं सोशल स्टिग्मा फेस करती हैं कि उनके साथ जो हरासमेंट हुआ है या फिर वायलेंस हुआ है उसे पब्लिकली ना बताया जाए, अगर बताएंगे तो लोग गलत दृष्टि से देखेंगे, इसलिए भी महिला वुमेन कमीशंस के पास कम जाती हैं। नेक्स्ट स्लो लीगल प्रोसेस, लीगल सिस्टम हमारे देश में ना कछुए की चाल से चलता है, बहुत धीरे धीरे केसेस, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था 5 करोड़ केस अभी पेंडिंग है। तो जनता का जो विश्वास है ना सिस्टम में खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि यार वायलेंस होता है हमारे साथ, कोई एक्शन भी नहीं लेता, चलता रहता है केस। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनल चैलेंज, अब देखो महिलाएं जो हैं हमारे देश में अलग अलग कल्चर से आती हैं, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड हैं, ट्राइबल हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन बैकग्राउंड से हैं, हर एक सेक्शन की जो महिलाएं हैं उनके इश्यूज अलग हैं। बट कई बार वुमेन कमीशंस वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच पे चलती हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। जैसी महिलाओं की जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसको उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करने में बड़ी दिक्कत है। जैसे पैट्रियार्की है, अब कई इलाकों में तो ना पैट्रियार्की बहुत डीपली इंट्रेंस्ड है, बहुत गहरे रूप से बसी हुई है। इवन महिलाओं को वो चीज़ें ना पैट्रियार्की वाली नॉर्मल लगती हैं और वो उसे सही मानती हैं। जैसे एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है महिलाओं का जो ये मानता है कि अगर हम शादी के बाद हस्बैंड के कहने पे सेक्स ना करें और ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड हमें पीटता है तो वो सही है। मतलब पैट्रियार्की है, और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली चीज़, बहुत सारी महिलाओं को वो नॉर्मल लगता है कि इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करना एक बड़ा चैलेंज है। अब जल्दी से रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस तो आसान है, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वुमेन कमीशंस के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा ऑटोनमी हो, एडुकेट फंडिंग दी जाए, एनजीओज के साथ बेहतर ढंग से कोलैबोरेशन होना चाहिए, नाम का नहीं होना चाहिए, ताकि वुमेन कमीशंस अपनी रीच को और बेहतर ढंग से एक्सपेंड कर सकें। एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करें वुमेन कमीशंस, ज़्यादा बेहतर ढंग से महिलाएं वुमेन कमीशंस को एक्सेस कर सकें। नंबर चलते रहना चाहिए, फ़ोन नंबर, और पता होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करें अपने फ़ोन नंबर्स की वुमेन कमीशंस ज़्यादा अच्छे से। सर्वाइवर्स जो हैं उनको एम्पावर किया जाए, जैसे जिनके साथ वायलेंस हुआ है उनकी काउंसलिंग की जाए, लीगल एड प्रोवाइड की जाए, स्किल डेवलप करवाई जाए उनकी। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, वुमेन कमीशंस ना एक बेहतर सिस्टम लेकर आए महिलाओं से संबंधित डेटा इकट्ठा करने के लिए और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि ट्रेंड आइडेंटिफाई किए जा सके, जहां जहां पर वुमेन कमीशंस ने एक्शन लिया है वो पता लगाया जा सके, जहां पर लेने की आवश्यकता है वो पता लगाया जा सके। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन,
वुमेन कमीशंस को अपनी परफॉर्मेंस की रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना चाहिए और कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरसेक्शनल अप्रोच अपनाए, जैसा हमने पॉइंट डिस्कस किया था। अलग अलग वर्ग की महिलाओं की प्रॉब्लम्स और ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से उनको एड्रेस किया जाए। लास्ट में, एंगेजिंग विद गवर्नमेंट के साथ अच्छे से एंगेज किया जाए। अच्छा बॉन्ड होना चाहिए वुमेन कमीशंस का गवर्नमेंट के साथ में, ताकि पॉलिसी मेकर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जा सके वुमेन के इंटरेस्ट को कंसीडर करने के लिए। सबसे लास्ट में, रिसर्च एंड एडवोकेसी, मतलब अभी देखो जो इमर्जिंग वुमेन इश्यूज हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए वुमेन कमीशंस को। जैसे गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी का महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है, एआई का महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है, इन इश्यूज पर वुमेन कमीशंस को रिसर्च करने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से सरकार को पॉलिसीज रेकमेंड करने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कारगिल वार या कारगिल कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में। हुआ ये था अप्रैल के महीने में बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान से इंडिया के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आ गए और उन्होंने हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी पहाड़ों की जो चोटियां हैं ना उनको ऑक्यूपाई कर लिया। इंडियन आर्मी को इसकी सूचना मिली 3 मई को सूचना मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ और फाइनली ये ऑपरेशन विजय खत्म हुआ 26 जुलाई को। 26 जुलाई का जो दिन है इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, सम्मान देने के लिए उन भारतीय सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जिन्होंने बलिदान दे दिया देश के लिए। लेकिन देखो ये बात सच भी है कि भारत की जो स्ट्रेटजी रही ना कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या गलतियां की भारत ने कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान? उससे पहले मैं एक चीज आपको यह बता दूं, बहुत मुश्किल होता है इतनी हाई पोजीशंस पे ऑपरेशन चलाना। कारगिल जो टाउन है ना वो अपने आप में ऑलमोस्ट 2500 मीटर की हाइट पे है। ये देखो कारगिल जो है टाउन अपने आप में 2676 मीटर की हाइट पे है। द्रास जहां पे ऑपरेशन चलाया गया ये 3300 मीटर की हाइट पे है और इन टाउन्स के आसपास जो माउंटेन हैं उनकी हाइट्स 4800 मीटर 5500 मीटर के आसपास हैं। तो इतनी ज़्यादा हाइट पे ना ऑपरेशन चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर एयर का होता है, इसलिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रेंज तो इंक्रीज हो जाती है, जैसे बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया, रेंज इंक्रीज हो गई, लेकिन ना एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है और ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने ठंड में बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत सारे सोल्जर्स की जो डेथ है ना वो तो क्लाइमेट के कारण भी हुई। बाद में इंडियन आर्मी ने ना जिन यूनिट्स को यहाँ पे तैनात किया ना उससे पहले उन्हें ट्रेन किया गया ताकि वो वेदर से अपने आप को, वेदर के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। समझ गए? ये भारतीय आर्मी ने स्टेप लिया था क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो देश के दूसरे इलाकों से लाए गए थे सीधा उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया गया, तो वो वेदर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में उन्हें समझ में आया पहले उन्हें थोड़ा समय देते हैं ताकि वो वेदर के अनुसार अपने आप को ढाल सकें, फिर उन्हें जंग के मैदान में उतारते हैं। अगर देखो अब बात करें गलतियां क्या की गई, सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर, इतने सारे घुसपैठिए जिनमें से बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के जवान थे वो देश के अंदर आ गए, उन्होंने हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से हुई। दूसरी चीज, बहुत समय लगा दिया हमारी फोर्सेस ने जवाब देने में। मतलब जब उन्हें पता लग गया ना कि हाँ भाई पाकिस्तान की फोर्सेस ने या फिर पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स ने ऑक्यूपाई किया है हाई पोजीशंस को, उसके बाद भी काफी समय लग गया फोर्सेस को मोबिलाइज करने में। तीसरी चीज, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था दोनों फोर्सेस के बीच में। यूं भी कहा जाता है कि एयरफोर्स का अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोल देते हैं कि एयरफोर्स की अपनी लिमिटेशंस थी यहां पर ऑपरेट करने की। इवन सरकार ने हाथ बांध दिए थे इंडियन एयरफोर्स के, ये बोला था आप किसी भी कीमत पे पाकिस्तान नहीं जा सकते, LOC को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था
कि ये किसी भी कीमत पे फुल फ्लेज वार में तब्दील नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी दोनों देशों ने ना न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए थे, तो पूरा वर्ल्ड डर रहा था कहीं दोनों के बीच में ये कारगिल कन्फ्लिक्ट फुल फ्लेज वार में ना तब्दील हो जाए। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे, तो इंडिया ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया। तो ये एक क्रिटिसिज्म होता है इंडिया का कि इंडिया ने डर डर के स्टेप लिया कारगिल कन्फ्लिक्ट में। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग तारीफ भी करते हैं कि इंडिया ने बढ़िया बढ़िया ढंग से इन्फिल्ट्रेटर्स को निकाला और इसे वार में तब्दील नहीं होने दिया। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो स्ट्रेटेजी रही उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज के समय में कारगिल जैसा कॉन्फ्लिक्ट फिर से पॉसिबल है? देखो, इसका आंसर है बिग नो। क्योंकि देखो, आज के समय में सरकार ने ना कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत लेसन सीखे थे। आज के समय में बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर्स देश के अंदर आ जाएं वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बेशक थोड़े बहुत एक एक दो दो तीन तीन करके आतंकवादी आते हैं जिनको कई बार डिटेक्ट कर लिया जाता है, कई बार नहीं किया जाता है, बट इतनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर आ जाएंगे और हायर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो आज के समय में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और आज के समय में तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, ड्रोन वगैरह आ गए हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना और दूसरा ड्रोन की सहायता से वार करना, मतलब वार का जो स्वरूप है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है ड्रोन के आने के बाद में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के आने के बाद में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है नॉन पार्टीशनशिप। नॉन पार्टीशनशिप मतलब आप सिविल सर्वेंट हो लेकिन आपकी कोई एफिलिएशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, ना आपको बीजेपी से प्यार, ना आम आदमी पार्टी से प्यार, ना कांग्रेस से, किसी से भी नहीं, ना आप कम्युनिस्ट हो, ना आप सोशलिज्म को सपोर्ट करते हो, ना आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हो। आप पूरी तरह से न्यूट्रल हो, आप संविधान की वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहे हो, आप रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम कर रहे हो, तो मतलब आप नॉन पार्टीशनशिप को अपनाए हुए हो। अगर देखो हमारे देश में मीडिया इस वैल्यू को अपना लेता है ना, नॉन पार्टीशनशिप, तो मीडिया काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। मीडिया एक तरफ सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है, दूसरी तरफ विपक्ष जो अपनी बात बोलना चाहता है वो जनता तक उनकी आवाज़ भी पहुंच सकती है। और विपक्ष कई बार अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता है तो भी मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर सकता है कि आप सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं जबकि आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव नहीं है। आप भी कोई एग्जांपल दीजिए नॉन पार्टीशनशिप का अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित। इसके बाद आज का एथिक्स का क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारा चौथा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ह्यूमन एक्शंस में अगर एथिक्स को अपनाया जाए ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छे से चले। अगर ऐसा है तो एथिक्स ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करता है और ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो एथिकल वैल्यूज हैं वो किसी भी पर्सन को, जब वो पर्सन कन्फ्लिक्ट फेस करता है तो एथिक्स की जो वैल्यू है वो कैसे हेल्प करती हैं डे टू डे फंक्शनिंग में, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो जो एस्पेक्ट्स हैं वो यहां पे देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताओगे एथिक्स के बारे में और ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स का रोल क्या है। फिर बॉडी में ये सारी चीज़ें आप बताओगे कि एथिक्स को अपनाने से ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग कैसे चलते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आप ये चीज़ बताओगे और ये भी बताओगे फिर कि एथिक्स से कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होते हैं। सबसे लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज। देखो एथिक्स का रोल क्या है ह्यूमन एक्शन में। सबसे पहले आपको ये बताना है एथिक्स का रोल है ह्यूमन एक्शंस में। एथिक्स ना मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को प्रमोट करता है और उनसे ह्यूमन बिहेवियर चलता है उन मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज से। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स ऑनेस्टी को प्रमोट करता है तो फिर आपके जो एक्शन होंगे उसमें ऑनेस्टी दिखेगी। समझ गए आप? यहां पे देखिए एथिक्स सीक्स टू प्रमोट मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल और वो मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती हैं, किस तरफ क्या करना है क्या नहीं करना है उस तरफ, क्या अच्छा है क्या बुरा है उस तरफ। एक और एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल एथिक्स ने रिस्पेक्ट को प्रमोट किया। रिस्पेक्ट एक मोरल वैल्यू है, प्रिंसिपल है,
तो फिर ना ह्यूमन एक्शन में कैसे दिखेगी? जब भी वो ह्यूमन बीइंग किसी बड़े को मिलेगा तो वो रिस्पेक्ट शो करेगा, अपने कंप्यूटर की तरफ रिस्पेक्ट शो करेगा। इस प्रकार से बिहेवियर जो है गाइड होता है एथिक्स से। अब देखो दूसरी चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छी चलती है अगर एथिक्स हो ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि देखो एथिक्स इन सब वैल्यूज को प्रमोट करती है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। तो होगा क्या, लोग ना जो एम्प्लॉइज हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। इसके अलावा ट्रस्ट होगा एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर। जब देखो एम्प्लॉयज के बीच में आपस में ट्रस्ट होता है ना, तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं। तो ये 4-5 वैल्यूज के साथ, एग्जांपल्स के साथ आप बता सकते हो कि कैसे एथिक्स की होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से चलती है। फिर उसके बाद हाउ एथिकल वैल्यूज रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तब आप बताओगे इस चीज में कि अगर देखो कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मान लीजिए किसी पर्सन में कन्फ्लिक्ट आ गया, पर्सनल गेन वर्सेस प्रोफेशनल गेन, तो वो जो एम्प्लॉय है ना, अगर उसके अंदर एथिक्स हैं, पहली तो बात कन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं अगर एथिक्स हैं। तो अगर आ भी गया तो वो चूज आसानी से कर सकता है। अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट आ गया पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल गेन के बीच में, तो वो ग्रेटर गुड को चूज करेगा, जिससे सबको फायदा हो, उस चीज को वो चूज करेगा, ना कि पर्सनल गेन को। तो इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट भी सोल्व हो सकते हैं। कंक्लूजन में आप ये बता सकते हो कि एथिकल वैल्यूज जो हैं फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो ऐसे डिसीजन लें जो फेयर हैं, जस्ट हैं और सभी पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हैं। एथिक्स की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो कन्फ्लिक्ट्स अगर आ भी जाते हैं तो उनको कंस्ट्रक्टिव मैनर में सुलझाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। ये वैल्यू एडिशन के लिए है। अब लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज जो हमने डिस्कस किया वो पब्लिक डेट से संबंधित किया। हमारे देश में पब्लिक डेट काफ़ी बढ़ गया है। कोविड से पहले ही 74.3% था और कोविड आने के बाद तो ये 89.6% हो गया। उसके बाद 85% आया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। राइटर कहते हैं देखो डेट की सस्टेनेबिलिटी मीडियम टर्म में खतरे में तो नहीं है, इकोनॉमी पे एज सच कोई थ्रेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। बड़ी इंटरेस्ट पेमेंट चुकानी पड़ती है कर्ज की वजह से, और इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं खर्च हो पाता। प्राइवेट कंपनीज के पास में पैसा नहीं वो होता लोन लेने के लिए, मतलब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता पैसा उधार के लिए, तो प्राइवेट कंपनीज को लोन नहीं मिलता। और आज अगर जो हम कर्ज ले रहे हैं ना, इसकी कीमत आने वाली जनरेशन्स चुकाएंगी। इंटर जनरेशन बर्डन इनका होता है जो कर्ज हम लेते हैं। रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो अगर डेट बढ़ता है तो रेटिंग कम कर देती हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती। और इससे भी ज़्यादा मान लीजिए कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया तो सरकार के पास फिर उस समय ऑप्शंस नहीं होते रिएक्ट करने के लिए। तो सजेशंस राइटर देते हैं स्टेट मार्केट की चीज़ें मार्केट पे छोड़ दें, इंटरफेयर ना करे, सब्सिडीज देने के बजाय डायरेक्टली कैश ट्रांसफर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे FRBM एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। लास्ट में देखो ये क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, एक कारगिल वार के ऊपर, दूसरा ये जो हमने पब्लिक डेट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया इससे संबंधित। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 250 वर्ड्स में आंसर देना है। pwonlyis.com पे जाके आप आंसर दे सकते हो। वीडियो की जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे अगर सर्च करना हो तो सीधा नाम है OnlyIS नथिंग एल्स। इसके अलावा हिंदी में भी समरी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी समरी अवेलेबल है जो हमने डिस्कस किया A4 सीट में। क्वेश्चंस जो हैं इनके मॉडल आंसर्स भी उपलब्ध हैं, सब कुछ तो उपलब्ध है यार, बढ़िया से पढ़ो ना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।